So these are the first four steps which we are performing in order to learn weights for our single layer perceptron. Step number 5 is to compare the computed output yj with the target output yj for each input pattern j. ठीक है जी। अब देखें यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम इस वक्त जो बात कर रहे हैं वो सुपरवाइज लर्निंग डोमेन की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने शुरू में भी बताया था। और आप लोगों को पता है बहुत अच्छी तरह से कि सुपरवाइज लर्निंग डोमेन में हमारे पास आउटपुट टारगेट वैल्यूज़ जो हैं वो पहले से होती हैं, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो लेबल्ड डेटा है वो ऑलरेडी अवेलेबल होता है। सो हमारे पास डेटा की लेबलिंग होती है, या हमारे पास उसकी टारगेट आउटपुट वैल्यूज़ जो हैं वो पहले से हमें पता होती हैं। ठीक है, सुपरवाइज लर्निंग के केस में। तो अब वो जो टारगेट आउटपुट वैल्यूज़ हैं जो कि हमें पहले से पता है डेटा की, उसको हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया वाई जे से। तो एक मेरे पास वाई जे टारगेट आउटपुट वैल्यू आ रही है जो कि एक्चुअल आउटपुट वैल्यू है मेरे पास उस डेटा की, और दूसरी मेरे पास जो है वो कंप्यूटेड आउटपुट वैल्यू आ रही है। ये कंप्यूटेड आउटपुट वैल्यू वो है जो कि हम थ्रू नेटवर्क कंप्यूट कर रहे हैं पहले 4 स्टेप्स जो हैं परफॉर्म करके। तो हमने अब यहाँ पे क्या करना है कि एक मेरे पास कंप्यूटेड आउटपुट वैल्यू है और एक मेरे पास टारगेट आउटपुट वैल्यू है। हम कंपैरिजन परफॉर्म कर रहे हैं कंप्यूटेड आउटपुट वैल्यू का विद टारगेट आउटपुट वैल्यू फॉर ईच पैटर्न जे। तो हम हर पैटर्न जो है उसको प्रोवाइड करते जा रहे हैं नेटवर्क को, और उसकी जो कंप्यूटेड वैल्यू है उसको कंपेयर करते जा रहे हैं उसकी टारगेट वैल्यू के साथ। If all the input patterns have been classified correctly, then output the weights and exit। तो अगर हमारे पास जो तमाम इनपुट पैटर्न्स हैं वो सारे क्लासीफाई हो रहे हैं करेक्टली, यानी कि जो ज़ीरो हैं उनको आउटपुट ज़ीरो ही क्लासीफाई कर रहा है, जो वन है उनको आउटपुट हमारा जो क्लासीफायर है वो वन ही कर रहा है, तो इट मीन्स कि हमारे पास करेक्ट क्लासिफिकेशन हो रही है। तो इट मीन्स कि अगर हमारे पास तमाम इनपुट पैटर्न्स करेक्टली क्लासीफाई होते जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम समझेंगे कि हमारे वेट्स जो एडजस्ट हो गए और हम अपना जो एल्गोरिथम है उसको टर्मिनेट कर देंगे। बट ऑन द अदर हैंड अगर हमारे पास जो करेक्ट क्लासिफिकेशन है नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे जो वेट्स की वैल्यूज़ हैं वो अभी तक एडजस्टेड वेट्स वैल्यूज़ नहीं हैं। सो वी नीड टू अडॉप्ट अ प्रोसीजर थ्रू विच वी कैन चेंज द वेट्स, और उन चेंजेबल वेट्स के थ्रू हम करेक्ट क्लासिफिकेशन जो है वो परफॉर्म कर सकें। सो इट मीन्स वी नीड टू अपडेट द वेट्स। और अपडेट हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं। इफ़ द कंप्यूटेड आउटपुट्स वाई जे इज़ 1 बट शुड हैव बीन 0। इट मीन्स कि मेरी टारगेट वैल्यू 0 थी, लेकिन मैंने जो कंप्यूटेड वैल्यू मेरे पास आई है थ्रू द नेटवर्क वो 1 आई है। इट मीन्स कि मेरे पास करेक्ट क्लासिफिकेशन नहीं हुई। करेक्ट क्लासिफिकेशन कब होती, जब आउटपुट वैल्यू भी 0 होती और टारगेट वैल्यू भी 0 होती। लेकिन अगर आउटपुट वैल्यू 1 है और टारगेट वैल्यू 0 है, इट मीन्स कि हमारे पास मिस क्लासिफिकेशन हो गई है, और इस केस में अब हमने वेट्स को एडजस्ट करना है। तो उसके लिए मोस्ट सिंपलेस्ट थिंग इज़ कि हम क्या करें, फीड फॉरवर्ड के केस में हम डब्ल्यू आई माइनस अल्फ़ा एक्स आई करें। तो ये इस फार्मूले के थ्रू हमारे पास डब्ल्यू आई आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला फार्मूला हम कब अडॉप्ट करेंगे, अगर आउटपुट 1 आई है और आनी 0 चाहिए थी। ऑन द अदर हैंड अगर हमारे पास आउटपुट जो कंप्यूट होगी आई है वो 0 है, लेकिन एक्चुअल टारगेट वैल्यू उसकी 1 थी, तो फिर हम डब्ल्यू आई प्लस अल्फ़ा एक्स आई के थ्रू उन वेट्स को चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपको डब्ल्यू और एक्स को तो पता है कि क्या चीज़ें हैं, लेकिन अल्फ़ा हमारे पास यहाँ पे एक न्यू टर्म है। तो अल्फ़ा इज़ द लर्निंग पैरामीटर एंड इज़ कांस्टेंट। तो अल्फ़ा जो है ये बेसिकली लर्निंग रेट होता है, या लर्निंग पैरामीटर आपसे करो। ये हमारे पास एक सेकंड इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है। इस तरह से मैंने आपको बताया कि एक एक्टिवेशन फंक्शन इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जो सिलेक्ट करना होता है। इसी तरह से हमारे पास एक लर्निंग रेट जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट हाइपर पैरामीटर होता है जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसकी बेस के ऊपर जो नेटवर्क है उसकी लर्निंग डिपेंड करती है कि वो किस तरह के डेटे को कितना जल्दी या कितना लेट जो है वो लर्न करेगा। ठीक है, तो फॉर द टाइम बिंग हम इसकी ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। आप सिर्फ ये बात याद रखें कि अल्फ़ा एक लर्निंग रेट है जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम थ्रू एक्सपेरिमेंटेशंस हम ये वैल्यू जो है ये सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो वेट्स एडजस्टमेंट आपके पास जब हो जाएगी
तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम वापस स्टेप नंबर 3 के बाद जाएंगे और उस सारे प्रोसीजर को रिपीट करेंगे। और ये जो सारा प्रोसीजर है हमारे पास फॉर ऑल द ट्रेनिंग पैटर्न्स या इनपुट पैटर्न्स हमारे पास आएगा। और जब जब हमारे पास इनपुट आउटपुट सेम नहीं आएगी, हम वेट्स को एडजस्ट करते रहेंगे अनटिल हम इस तरह के वेट्स अचीव कर लें जो कि हमारे तमाम इनपुट ट्रेनिंग पैटर्न्स को करेक्टली क्लासीफाई करके दे दें। जब ये हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, हम इस लूप को टर्मिनेट कर देंगे या हमारा एल्गोरिथम जो है वो स्टॉप हो जाएगा। नाउ अच्छा, अब देखें, हमने दो चीज़ें अब तक डिस्कस कर ली हैं। फर्स्ट इज़ परसेप्ट्रॉन एंड द सेकंड इज़ सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन। ठीक है, तो हमने देखा कि परसेप्ट्रॉन जो था वो कुछ हद तक हमें हेल्प कर रहा था, लेकिन फिर उसकी कुछ लिमिटेशंस आ गई और वो हमें हेल्प नहीं कर पा रहा था, तो हम सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन पे चले गए। जब सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन के ऊपर हम आते हैं तो वो भी हमें एक हद तक जो है वो हेल्प करता है। फिर अगेन उसकी अपनी सर्टेन लिमिटेशंस हैं, जिसके बाद हमें मल्टीपल लेयर परसेप्ट्रॉन्स के ऊपर जाना पड़ता है। सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन की सबसे बड़ी एक लिमिटेशन ये है कि उसमें आपके पास जो नंबर ऑफ लेयर्स हैं वो लिमिटेड होते हैं। ठीक है, उसमें आपके पास एक इनपुट और एक आउटपुट लेयर होगी और उसमें आपके पास जो फीचर एक्सट्रैक्शन वाला काम है वो बहुत लिमिटेड सा होता है। ठीक है, तो आपके पास जितनी ज़्यादा लेयर्स होंगी उसमें उतने ही ज़्यादा न्यूरॉन्स आ जाएंगे और उतने ही ज़्यादा न्यूरॉन्स जो हैं वो मल्टीपल फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करके आपको ज़्यादा अच्छी क्लासिफिकेशन परफॉर्म करके देंगे। लेकिन जब हम सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन की बात करते हैं तो उसमें हम ये चीज़ अचीव नहीं कर पाते। तो इस वजह से फिर हम क्या करते हैं कि हम सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन से स्विच करके फर्दर आगे एक स्टेप अहेड मूव करते हैं और मल्टीपल लेयर परसेप्ट्रॉन्स बनाते हैं। ठीक है जी, जैसे आपको यहाँ से इसके नाम से पता चल रहा होगा कि मल्टीपल लेयर परसेप्ट्रॉन में हमारे पास एक से ज़्यादा लेयर्स होंगी। ठीक है, अब वो लेयर्स क्या होंगी, उनके क्या काम होंगे, ये हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं यहाँ पे। मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन्स जिनको हम नॉर्मली MLP के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं आर द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स इन यूज टुडे। They belong to a general class of structures called feed-forward neural networks, a basic type of neural network capable of approximating generic classes of functions, including continuous and integrable functions. तो जो MLPs हैं या जो मल्टीपल लेयर परसेप्ट्रॉन्स हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले नेटवर्क्स हैं और नॉर्मली फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क्स के तौर पे हम इनको यूज़ करते हैं, लेकिन ये फीडबैक मैकेनिज़्म के ऊपर भी काम करते हैं, जिसके ऊपर हम लेटर ऑन बात करेंगे। अ मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन हैज़ वन और मोर हिडन लेयर्स विद एनी नंबर ऑफ यूनिट्स। अब देखें यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास क्या डिफरेंसेस आ रहे हैं सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन में और मल्टीपल लेयर परसेप्ट्रॉन में, क्या डिफरेंसेस हैं। नंबर वन इज़ कि मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन में हमारे पास कुछ हिडन लेयर्स हो सकती हैं। वो हिडन लेयर्स हमारे पास इनपुट और आउटपुट लेयर्स के दरमियान में आएंगी। अब वो हिडन लेयर एक भी हो सकती है, वो तीन भी हो सकती हैं, वो दो भी हो सकती हैं, वो डिपेंडिंग अपॉन कि आप उसका क्या आर्किटेक्चर रखते हैं, आप उनको वेरी कर सकते हैं। ठीक है, तो बट इट कैन बी वन एंड इट कैन बी मोर देन वन विद एनी नंबर ऑफ यूनिट्स। तो उसके अंदर हमारे पास जो न्यूरॉन्स होंगे वो भी डिपेंड करता है डिज़ाइन के ऊपर कि आप उसमें कितने न्यूरॉन्स रखने चाहते हैं। uses linear combination functions in the input layers। तो हम जो input layers हैं उसमें वो linear combination functions को use करेगा। uses generally sigmoid activation functions in the hidden layers। तो आपने देखा था कि हमने तीन तरह के functions देखे, एक हमने साइन फंक्शन देखा, हमने स्टेप फंक्शन देखा और थर्ड हमने सिग्मॉइड फंक्शन देखा। तो मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन्स में नॉर्मली सिग्मॉइड फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है हिडन लेयर्स के अंदर। ठीक है जी। हैज़ एनी नंबर ऑफ आउटपुट्स विद एनी एक्टिवेशन फंक्शन। तो जो आउटपुट हैं उसकी भी नंबर वेरी कर सकते हैं और आउटपुट में हम कोई भी एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। अगेन इट कैन आल्सो बी स्टेप और सिग्मॉइड फंक्शन। हैज़ कनेक्शंस बिटवीन द इनपुट लेयर and the first hidden layer, between the hidden layers and between the last hidden layer and the output layer। अब connections की बात देखें कि जिस तरह से हमने वेट के कनेक्शंस पहले देखे थे सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन में, उसमें हमारे पास हर इनपुट न्यूरॉन कनेक्ट हो रहा था हमारे हर आउटपुट न्यूरॉन के साथ। तो मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन्स में हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास जो इनपुट लेयर है उसके तमाम कनेक्शंस होंगे फर्स्ट हिडन लेयर के साथ। अब यहाँ पे मैं बात करूँगा मेरे नेटवर्क में 2 हिडन लेयर्स हैं। तो अगर 2 हिडन लेयर्स हैं
तो उस केस में कनेक्शंस कैसे बनेंगे कि फर्स्ट लेयर का कनेक्शन बनेगा फर्स्ट हिडन लेयर के साथ, और जो दोनों हिडन लेयर्स हैं उनका आपस में कनेक्शन बनेगा, और फिर हमारे पास जो सेकंड या लास्ट हिडन लेयर है उसका आउटपुट लेयर के साथ कनेक्शन बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको इसकी फिगर दिखाता हूँ, उससे आपको इसका बेटर आइडिया हो जाएगा।